नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के हिंदी वेबिनार में आपका स्वागत है। ग्लो वेबिनार्स हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं को ध्यान सिखाने की एक पहल है। हार्टफुलनेस संस्था हृदय पर आधारित ध्यान सिखाते हैं और ये ध्यान एक योगिक एनर्जी यानी कि प्राणाहुति पे बेस्ड है, जो हम इस वेबिनार के अंत में एक्सपीरियंस भी करेंगे। ग्लो वेबिनार्स में कई निपुणताओं की महिलाएं आती हैं और हमारे साथ जुड़ती हैं और ये मंच शेयर करती हैं। इस महीने हमारे साथ है अतिया अमजाद और हमारा टॉपिक है आर्ट और हार्ट, संस्कृति और हृदय का मेल। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको अतिया से आपका परिचय करवाने में। अतिया दायरा सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर की फाउंडर डायरेक्टर हैं और वे आर्ट राइटर और क्यूरेटर हैं। 1993 से वे आर्ट कॉलम्स में कंट्रीब्यूट करती हैं और उन्होंने कई एग्जीबिशन कैटलॉग्स लिखे हैं काफ़ी आर्टिस्ट्स के लिए। 1998 में उन्होंने आलियांस फ्रांसे हैदराबाद में शोज़ को क्यूरेट किया था और इंडो फ्रेंच कल्चरल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी। 2001 में उन्होंने दायरा सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर स्टार्ट किया और उन्हें MF हुसैन, जो मशहूर कलाकार थे, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं और आपका स्वागत है। धन्यवाद सारा, आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता है कि ये ग्लो वेबिनार पर मैं आई हूँ और अपनी कुछ यादें और अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। पहला एक्सपीरियंस तो ये था कि मैं दायरा स्टार्ट करने से बहुत पहले एक इसकी छोटी सी हिस्ट्री है दायरा की, कि मैं आर्टिस्ट से जुड़ी थी, मैं लिखती थी आर्टिस्ट के बारे में। उस जमाने में मैं न्यूज़पेपर में आर्ट पर लिखती थी। तो सारे हैदराबाद में जो आर्टिस्ट रहते थे, जैसे लक्ष्मा गौड हुए, वैकुंठम हुए, सूर्य प्रकाश जी, कविता दियोस्कर जी, ये सारे आर्टिस्ट सीनियर्स थे। इनके साथ बहुत सारे यंगर आर्टिस्ट निकल कर आने लगे, ग्रेजुएट होने लगे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सरोजनी नायडू स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स था, वहां से काफी ग्रेजुएट्स पास होकर आ रहे थे। और उस जमाने में कुछ था नहीं, ज्यादा कुछ था नहीं, गैलरीज थी नहीं, कोई आर्ट लवर्स थे नहीं, बहुत ही कम प्लेटफॉर्म्स होते थे उस जमाने में। आर्टिस्टों ने मुझे एनकरेज किया कि आप लिखना चाहिए। मैंने लिखना स्टार्ट किया था 1993 से, और लिखते लिखते उन्होंने मुझे ऐसा प्रोत्साहित किया कि मैं क्यूरेट करने लगी। 1998 में मैंने पहला शो क्यूरेट किया था। मेरे पहले शो पर बहुत सारे लोग आए थे, नॉट जस्ट आर्टिस्ट बट आम जनता भी काफी आए और बहुत ही इंटरेस्ट दिखाया था। उस दौरान आलियांस फ्रांसे के डायरेक्टर आए थे, तो उनको बहुत पसंद आई थी एग्जीबिशन। उन्होंने इमीडिएटली मुझे आलियांस फ्रांसे की गैलरी ओपन करके दे दी और बोला कि आप यहाँ पे काम करिए और एग्जीबिशंस करिए, इंडियन आर्टिस्ट, फ्रेंच आर्टिस्ट। एक रिलेशनशिप के लिए मैंने वहाँ पे काफी कुछ काम किया। हर महीने एक शो होता था। एक 1.5 साल बाद, 98 के बाद, अराउंड 99 वो गैलरी आलियांस फ्रांसे से शिफ्ट हो गया, तो वो गैलरी भी छूट गई। तो मुझे अब जगह की जरूरत थी, क्योंकि मैं क्यूरेट करती थी। वो ऐसा काम था कि जिसके लिए जगह चाहिए थी मुझे। तो सारे आर्टिस्टों ने मुझे हेल्प किया, किसी ने कुछ दिखाया, किसी का घर दिखाया, किसी का हॉल दिखाया। तो फाइनली फवाद तमकनत, जो मेरे गैलरी के बाजू उनका स्टूडियो था, तो वो मुझे
ये गैलरी का स्पेस से इंट्रोड्यूस कराया, दायरा, जो हमने एक बेसमेंट में स्टार्ट किया। तो दायरा का ऐसा हुआ कि जैसे मैंने कहा था कि कुछ था नहीं उस जमाने में, बहुत ही कम गैलरीज होती थी। एक सूर्य प्रकाश जी की गैलरी थी, एक मिनाज की गैलरी थी, और एक गवर्नमेंट की एक ICCR गैलरी होती थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमने इतना काम किया उस दौरान। 2001 में मैंने स्टार्ट किया था, और दायरा एक आर्ट अड्डा बन गया था। तो सारे सीनियर आर्टिस्ट, सारे एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट सारे वहां मिलते थे। तो दायरा को अड्डा बोलकर मनाते थे। और कुछ लोग मुझे ये भी चिढ़ाते थे कि ये अंडरग्राउंड गैलरी है, तो क्योंकि थी वो बेसमेंट में, तो इसीलिए वो अंडरग्राउंड गैलरी भी मुझे एक्सेप्टेड थी। तो काफी मजा आता था उस जमाने में, क्योंकि बहुत ही जोश होता था, क्योंकि आर्टिस्ट रेडी थे काम के साथ दिखाने के लिए, उनके लिए जगह नहीं थी। तो दायरा हर महीने शायद 3 एग्जीबिशन उस समय करता था। तो वो बहुत ही अर्ली जमाना, 20 साल पहले हो गया हुआ। अगर अक्टूबर आ जाता है तो दायरा 20 साल का हो गया। तो इस तरह दायरा की शुरुआत हुई। धन्यवाद अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। आर्ट्स को प्रिजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसी जगह हमें चाहिए, और ऐसी काफ़ी जगहें चाहिए। और आप तो सिर्फ पेंटिंग्स को आर्ट नहीं मानते हैं, आप और भी चीज़ें जैसे म्यूज़िक है, स्कल्पचर है, ये सारी चीज़ों को आप आर्ट मानते हैं। और आपने काफ़ी एग्जिबिशंस होल्ड की है इन सब को प्रमोट करते हुए। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्यों लगता है कि कल्चरल आर्ट्स को प्रमोट करना इतना ज़रूरी है? हाँ, आर्ट प्रिजर्व होता है हमारी जिंदगी से। अगर आप जिंदा हो तो कुछ करते हो, तो कला भी आपकी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो कला ऐसी चीज है कि आप खुद अपने लिए नहीं करते हो, आप 4 को मिलाने के लिए, 4 को मिलने के लिए आप करते हो। कला का मतलब हमेशा से यही हुआ है। अगर आप अगर इंडिजिनियस आर्ट को अगर आप देखो, बी इट वारली पेंटिंग हो जाए, या ट्राइबल आर्ट है, या जो भी हमारे इंडिजिनियस आर्ट्स है इंडिया के या बाहर की, ये हमेशा ये कम्युनिटी आर्ट्स के अंडर में ही आए हैं। तो कम्युनिटी आर्ट्स हमेशा एक जनता को, सारे विलेज को लेकर, या अपने एक सारे गांव को लेकर ये काम होता था। तो ये इसीलिए एक का कोई धरोहर नहीं है। हाँ, आर्टिस्ट, जैसे पॉल क्ली ने कहा था, आर्टिस्ट सिर्फ एक जरिया है, आर्टिस्ट सिर्फ एक मीडियम है, उसको एक टैलेंट ऊपर वाले ने दिया है, और उसको एक्सप्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिस्ट एक जरिया है, और उसके जरिए से जो काम होता है वो औरों को शामिल करने के लिए ये होता है। सो इसको प्रिजर्व हम कैसे करेंगे? जब हम जुड़ते जाएंगे, जब लोगों से जुड़ते जाएंगे, जब लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, वो अपने आप ही प्रिजर्व होते जाएगा। इनफैक्ट ये काफी डायनामिक होता है आर्ट एंड कल्चर, कि आप जैसे जैसे जो माहौल में आप उसको ढालते जाओगे, वो माहौल में ढलते जाएगा, और उस माहौल का कुछ हिस्सा उसमें पनपता जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ अ गिव एंड टेक। आर्ट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। आर्टिस्ट का कुछ हिस्सा उसमें होता है, लेकिन कम्युनिटी का कुछ हिस्सा उसमें आ भी जाता है। उसका एनवायरनमेंट, उसका माहौल, उसके खान पीन, हर चीज कुछ जुड़ जाती है। तो ये जुड़ाव में ही इसका प्रिजर्वेशन है। थैंक यू। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि आर्टिस्ट सिर्फ एक जरिया है, और हम नेटवर्किंग से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, प्रिजर्व हो सकते हैं आर्ट्स। बिल्कुल। और आजकल शायद काफ़ी
जो ऑनलाइन बिजनेसेस है, जो कलाकार है, वे सब नेटवर्किंग पे ही जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने आर्ट जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं उसको उन्हें अलाइव रखना है। तो इसी के साथ हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपको कौन से आर्ट पसंद है। हाँ, एज अ आर्ट प्रोफेशनल मुझे बायसेस होना नहीं चाहिए, लेकिन बायसेस हैं तो मुझे ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ज्यादा रुचि है, और थी शुरू से और आज भी है। क्योंकि मैं बचपन में, जब मुझे याद है कि जब मैं कहीं बैठती थी, कोई दीवार का चुन्ना निकला हुआ रहता था, कुछ शेप्स बने हुए रहते थे, तो उस शेप्स में मैं कुछ फॉर्म ढूंढते रही। तो वो मेरे बचपन का प्रीऑक्यूपेशन था। और तब मैं कभी बाहर आंगन में बैठती थी तो बादल बादल में हर बच्चा, आई थिंक हर आदमी औरत बच्चा सब लोग एक कुछ फॉर्म देखते हैं, और ज्यादातर बिकॉज वो आसमान में होता है तो सब लोग उसको सोचते कि क्या ये खुदा है। मेरा बहुत सारा टाइम इसमें बीता था कि क्या उस बादल में खुदा है, क्या वो खुदा ऐसा दिखता है। तो ऐसे वाले प्रश्न आते थे। तो एक्चुअली हर बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के साथ ही होता है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है तो वो रुचि दिखाता है फिगरेटिव में। तो फिगरेशन में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है कि उसको क्वालिटीज चाहिए जो फोटोग्राफ में दिखती है, या जो आप मिरर में देखते हो वैसे वाली क्वालिटीज आप अपने आर्ट में देखना चाहते हैं। तो वो डिफरेंस होता है। लेकिन हमारा जो आर्ट ट्रेनिंग होता है, जिस तरह से आर्ट ट्रेनिंग होती है, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट से ही स्टार्ट होता है। अगर आप छोटे बच्चे को अगर कुछ एक पेन पेपर दे दो तो वो एक गोला बनाएगा, कुछ 2 डॉट लगाएगा, एक मुंह का एक डॉट लगा के बोलेगा कि ये मेरी माँ है। आप मानोगे कि नहीं? आप मानोगे, राइट? वो बोलेगा कि ये मेरी माँ है, या बोलेगा कि ये मेरी टीचर है, या बोलेगा कि ये मेरे पिता है। हम तो उसको मानेंगे, क्योंकि उसकी वो प्योरिटी जो है उसके अंदर, वो उससे बात आ रही है। हम उसकी टेक्निक नहीं देखेंगे, हम उसका कोई स्टाइल नहीं देखेंगे उस समय, सिर्फ हम उसकी प्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं। तो जब आर्टिस्ट पूरा पनपता है, आर्ट कॉलेज से जब ग्रेजुएट करता है, ये सारी टेक्निक्स लेके आगे जाता है। लेकिन एक समय आता है आर्टिस्ट का जब वो बचपन में खोना चाहता है। जो जैसे बचपन में उसने काम किया था वो डी स्कूल करना चाहता है। वो स्कूलिंग जो उसको मिलती है, वो टेक्निक्स तो रहते हैं उसके पास, लेकिन वो डी स्कूल करता है। और कंटेम्प्रेरी आर्ट का मतलब ही वही है कि वो आप डी स्कूल कैसे करते हो। तो मेरी फेवरेट पेंटिंग्स, मैंने स्लाइड पे एक 4 पेंटिंग मैंने डाली है, तो अगर वो सामने आ जाती है तो मैं बात करना शुरू। हाँ, ये मैंने रिसेंटली ये मैंने एक पेंटिंग मैंने क्यूरेट की थी। इस पेंटिंग को हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल में मैंने इंक्लूड किया था। इस आर्टिस्ट का नाम है नादिर सेन। ये केरला से हैं, लेकिन आजकल हैदराबाद में रहते हैं। तो मैंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग, बहुत ही कलरफुल पेंटिंग मैंने ऐसे ही चुन ली, क्योंकि मैं सादगी दिखाना चाह रही हूँ इस पेंटिंग में। इस पेंटिंग में मुझे बहुत सादगी दिखी है। सारा जो ड्रामा नेचर का है इसमें दिखता है। आप पानी दिखता है, बह रहा है, कुछ पत्थर दिखते हैं, कुछ झाड़ जो अपने आप पनप गए हैं इस धरती पर या इस माउंटेनी एरिया पे, वो सारे नजर आते हैं। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी दिखता है। तो ये बहुत ही सादी पेंटिंग है, लेकिन बहुत ही दिल को छूने वाली पेंटिंग। दिल को कहाँ छूती है, क्योंकि ये इसके कलर्स जब आप देखेंगे, इसके कलर्स, अगर आप जाकर अगर इस लैंडस्केप, अगर ये आर्टिस्ट ने नेचर स्टडी किया है, तो अगर आप इस समय जाओगे, किसी भी समय जाओगे, डेफिनेटली ये कलर्स आपको नहीं मिलने वाले। ये कलर्स रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये आर्टिस्ट का पैलेट है, जो उसकी पसंद है, उसने वो कलर्स इसमें फैलाए हैं और बहुत ही सुंदर इसमें रिजल्ट आया है।
इतना खूबसूरत, आप चुनते रहोगे कि इसमें कितने कलर्स हैं। जैसे आपने वो स्टोन को अगर पानी वाले स्टोन में देखो तो इतना सारा ब्राउन है, लेकिन उसके अंदर काफी शेड्स है। वो थोड़े और आगे आप देखते हो तो उसमें कितने कलर्स हैं, उसमें शायद येलो भी आ गया, ग्रीन भी आ गया। तो एक रिफ्लेक्शन पानी का, नेचर का, झाड़ का, सारा इसमें पनप गया है। तो इसीलिए मुझे ये पेंटिंग अच्छी लगी, क्योंकि इसके कलर्स बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, लैंडस्केप है, इसमें कुछ सोचने वाली बात कुछ नहीं, सिर्फ देखकर दिल खुश हो जाता है। तो ये मैंने आपके लिए लाई है। अपन हम दूसरी पेंटिंग देख सकेंगे। हाँ, ये पेंटिंग है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा बहुत ही नामी कामी आर्टिस्ट थे। कुछ साल पहले ये गुजर गए। अगर बहुत सारे अगर आप पेंटिंग देखने के आदी हैं तो सैयद हैदर रजा की पेंटिंग आप मिस नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स या ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इनकी पेंटिंग से इंस्पिरेशन लिया। इवन फैशन डिजाइनर्स हैं, जो भी है, बहुत लोगों ने इनकी पेंटिंग को सराहा है और ये वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट है। और इन्होंने अपना छाप बनाया था। एक्चुअली ये सारे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट कहलाते थे, इंक्लूडिंग एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन, एस.एन. सूजा, बाकरे वगैरह। ये सारे आर्टिस्ट थे जो इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था लिटिल 10 years बिफोर इंडिपेंडेंस, 1947 के दौरान, जब इन्होंने ये सारे अपने तरीके से पेंट करते थे। इनका इन्फ्लुएंस था आउटसाइड, जो ग्लोबली जो होता था वो करना चाहते थे, उनसे इंस्पायर होकर। लेकिन रजा साहब की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। तो जब आप देखते हो ये सारी पेंटिंग में ज्योमेट्री दिखेगी आपको, बहुत सारे ट्रायंगल्स दिखेंगे, बहुत सारे सर्कल्स दिखेंगे और काफी कुछ इसमें लाइंस वगैरह दिखती जाएगी। बट इसमें जो काला बिंदु होता है वो हमेशा आपको नजर आएगा। वेदर ये पेंटिंग बहुत इलेबोरेट हो या बहुत ही मुख्तसर 2 कलर्स की भी अगर होती है तो आपको बिंदु जरूर नजर आएगा। क्योंकि वो जब 1940 में जब कश्मीर विजिट करने गए थे तो बहुत ही फेमस फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर-ब्रेसॉन इनसे मिले और इनकी पेंटिंग को बहुत सराहा। उस समय वो एब्स्ट्रैक्ट काम करते थे और ब्रेसॉन बहुत खुश हुए इनका काम देखकर, लेकिन इन्हें एक कमेंट किया, इनके बोला कि आपकी पेंटिंग में कंस्ट्रक्शन की कमी है। तो जब उन्हें लगा कि ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है तो वो सोचने लगे और उनको मौका मिला फ्रांस जाने का। 1950 में उनको एक स्कॉलरशिप मिली, तो फ्रांस गए और वहां पे उन्होंने फ्रेंच लैंडस्केप्स विथ हाउसेस, तो उन्होंने वहां के फ्रेंच के घर बनाने शुरू किए। तो उनकी पेंटिंग काफी एब्स्ट्रैक्ट और वो घर वगैरह के साथ, इट वाज इन बिटवीन एन एब्स्ट्रैक्ट एंड अ रियलिस्टिक काइंड ऑफ वर्क। तो ये जब बनाए उनको धीरे धीरे समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। सो फाइनली 1980s में he arrived at what you see today. So बिंदु, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स वगैरह वगैरह, ये सारी इन्होंने जो मेहनत फ्रांस में की थी वो इनके पेंटिंग में 1980s से नजर आने लगी। अब इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो काला बिंदु आप देखते हो इनके पेंटिंग में, ये एक्चुअली ये बिंदु का काम करता है। बिंदु और वो सीड, मतलब जो लाइफ प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, तो वो इसमें काम करता है। और इसमें इसीलिए बहुत ही जोर से काम करता है क्योंकि ये फ्रांस में रहना शुरू कर दिए थे। उन्होंने वहां पे नेशनैलिटी ले ली और एक फ्रेंच लेडी जो आर्टिस्ट थी उनसे शादी हो गई थी, तो वहां पे उन्हें घर की याद बहुत आती थी। और तब ये जब ये काम शुरू हुआ तो इनका बिंदु में बड़ा ठहराव आया और ये सोच सोच कर जो बनाते थे वो सारा इसमें पनपा
एक हिंदू फिलॉसफी जो इंडियन वेस्ट में लोग बात करते हैं वो इसमें झलकने लगा। तो बिंदु ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ नथिंगनेस, द वैक्यूम, सो दैट इज व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। और जो सारे आप जो कलर देखते हैं वो एक भारत के कलर, जो वाइब्रेंसी जो भारत की है वो इसमें नजर आती है। ब्लू, येलो, ऑरेंजेस, रेड्स वगैरह आप बहुत ही बेसिक कलर्स, बेसिक कलर पैलेट, दैट इज द प्राइमरी कलर पैलेट के साथ आप काम करते थे। तो और दूसरा खासियत इनके कलर की ये होती थी कि ये सारे वो जो 5 तत्व हैं वो इसमें झलकते हैं। वी विल गो टू द नेक्स्ट पेंटिंग। हाँ, ये मैंने सिर्फ बिंदु का यहाँ पे लिया है। सो बिंदु इनके काम में बहुत ही मायने रखता था। तो आप अगर इस काम को देखेंगे, ये ना कोई रियलिस्टिक काम, अगर आप बिंदु देखो तो ये हर जगह मिलेगा आपको, हर चीज में आपको बिंदु दिखेगा। अगर आप सूरज देख लो या चांद देख लो या कोई झील भी देख लो, तो हर चीज आपको ज्योमेट्री में नजर आए। तो वो ज्योमेट्री वो अपनी पेंटिंग में उतारते थे। तो इनका जो तालमेल हुआ, फिगरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट का, तो वो तालमेल आप रजा के काम में देखते हो। तो ये ठहराव का काम है और हर कोई उनकी पेंटिंग में ये बिंदु होता था। तो ये बिंदु सीड का काम करता है, जो लाइफ प्रोड्यूसिंग, लाइफ गिविंग, और लाइफ इसमें वापस भी जाती है। तो इस तरीके का काम रजा साहब करते थे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। We can go to the next painting. हाँ, ये और एक आर्टिस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट हैं, गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख ये बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया था। वहाँ पे टीचर थे, प्रोफेसर थे, राइटर हैं, पेंटर हैं, और बहुत ही बहुत डीप पेंटिंग्स ये बनाते हैं। तो आप जो पेंटिंग देख रहे हो, ये 1975 की पेंटिंग थी, और ये दिस इज अ रिएक्शनरी पेंटिंग जो इमरजेंसी हुई थी इंडिया में, वो उसके खिलाफ इन्होंने ये पेंटिंग की थी। तो आप देख सकते हो कि कि इस पेंटिंग में सारे घर बने हुए हैं, और आप कुछ जानवर देख सकते हो। यू कैन सी सम डॉग्स, सम कैटल, और कुछ पक्षी जो उड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। लेकिन घर होता है इंसान से, लेकिन उसी चीज यहाँ पे मिसिंग है। तो आप कोई एक भी इंसान नहीं दिखता है। तो वो he was reacting to what was happening in the country at that point of time, how polarity had come and how censorship was working at that point of time. लेकिन मैं ये पेंटिंग आज दूसरे नजरिए से दिखाना चाहूंगी। मैं कोरोना वायरस इसमें मुझे नजर आता है। आप सारा देखोगे कि हमारा लॉकडाउन हुआ है और लोग कोई बाहर आते नहीं थे। कुछ वीडियो शेयर होती थी जब लॉकडाउन के समय, जहाँ पे कुछ नहीं होता था, और बाहर जो भी स्ट्रे एनिमल्स थे वो बहुत ही तकलीफ में होते थे उस समय। खाने को उनको खाना भी नहीं मिलता था, इंसान भी थे। तो मुझे वो रिफ्लेक्ट होता है पेंटिंग में। हालांकि ये बनाई गई थी 1975 के लिए, बट आई सी अ कंटेम्पररी इशू इन दिस पेंटिंग। So and how जो इनका स्टाइल था, ये मिनिएचर स्टाइल में अपनी पेंटिंग बनाते थे, और इनके स्टाइल में बहुत ही नरेशन होता है, बहुत सारी कहानियां होती हैं इसमें। अभी तो आप इसमें इंसान नहीं देख रहे हो, लेकिन आप दूसरी अगर जो पेंटिंग देखोगे तो इसमें बहुत सारा ड्रामा होता है, बहुत सारा एपिसोड होते हैं। हर कोने कोने में इनकी पेंटिंग में वो एपिसोड होते हैं। तो बस मैं यहीं पे पेंटिंग एंड करूंगी। पेंटिंग के बारे में बात करना, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो मेरे फेवरेट पेंटिंग्स हैं, लेकिन आई थॉट कि ये 4 पेंटिंग जो मैंने शेयर की हैं वो एक अलग अलग तरीके से अलग अलग आर्टिस्टों ने बनाई।
बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप और आप ही नहीं, कई आर्टिस्ट्स काफ़ी पेंटिंग्स में चेंज देखते हैं। जैसे वो जो आर्ट बना हुआ है वो बना किसी और रीज़न से था और हम आज के मॉडर्न सिचुएशंस उससे लिंक कर रहे हैं। तो आई थिंक इसी का नाम आर्ट अप्रिसिएशन है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। तो इसी से रिलेटेड हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी एक चिल्ड्रंस फाइन आर्ट्स गैलरी है, तो क्यों ज़रूरी है कि हम बच्चों को आर्ट अप्रिशिएट करना सिखाएं, आर्ट के वैल्यूज इनकलकेट करें उनमें? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। बच्चों में हम क्यों आर्ट इंकलकेट करना चाहेंगे और इंकलकेट क्यों करना है? बच्चा एक कच्ची मिट्टी है, उस कच्ची मिट्टी आप जिस तरह से उसको डालोगे वो बच्चा पनप जाएगा। लेकिन आप उसको कला का एक अंश, कला का भी अगर उसके जिंदगी में डालते हो तो उसकी जिंदगी खूबसूरत होने लगती है, उसकी जिंदगी में सोच पैदा होती है। कला सिर्फ एक छापने वाली मशीन नहीं है, इसके साथ दिल जुड़ा हुआ है, हाथ जुड़ा हुआ है, दिमाग जुड़ा हुआ है, इसके साथ बच्चे का पनपना जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसकी फैमिली जुड़ जाती है। क्योंकि वो बच्चा पेंट अगर करेगा और जाके माँ को दिखाएगा या से अपने दादा को दिखाएगा तो एक कहानी बनना शुरू होती है। हम जब गैलरी में, जब बच्चों की गैलरी नहीं थी, बच्चों की गैलरी हमारी 2010 में बन चुकी थी, बट उसके पहले हम बच्चों से काम किया करते थे क्योंकि जो आसपास के बच्चे थे वो हमारी गैलरी में आते थे और कुछ कलेक्टर्स के बच्चे थे वो भी आ जाते थे। तो समर में उनको काफी टाइम मिलता था तो हम ऐसे ही उनके साथ काम करना और करवाना शुरू करते थे। कोई आर्टिस्ट भी बुला लेते थे कि देखिए भाई ये कर रहे हैं, आ जाइए, हम सब बैठ जाते थे। तो तब बच्चे कुछ बनाने के लिए उनको टॉपिक देते थे, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी के मालिक, वो अपनी तस्वीर बनाते थे। और जब हमारे पास लेके आते थे तो हम पूछते थे बेटा ये क्या झाड़ है, तो वो बोलेगा नहीं ये झाड़ नहीं है, ये पत्ता है, और फिर पत्ते की कहानी शुरू करता था वो बच्चा। तो उस तरीके से बच्चे का जो इमेजिनेशन है वो पनपता है। बच्चे को हम सिखाने नहीं बैठना चाहिए, बच्चा खुद अपने आप कुछ सीखता है और आके हमसे नैरेट करता है। तो वो कला का मायना बच्चे के अंदर ये मायने रखते हैं कि उसकी पर्सनालिटी बनती है। आप कुछ भी कर लो, अभी आप सिर्फ पेपर देके बिठाने की बात नहीं है। अगर आपसे वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या से कोई परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट रखता है तो ये सारे उनके पर्सनालिटी से ग्रोथ की बात करते हैं हम। तो इसलिए जो बच्चे को पसंद है हम उसमें उसका रुझाव एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये एनकरेजमेंट उसकी लाइफ का ब्लिस मोमेंट भी हो सकता है। जो हम जिंदगी में ढूंढते हैं ये शायद वो हम उसके लिए एक धरोहर बनाकर उसे देते हैं, जो शायद बीच में वो भूल भी जाए। शायद वो पढ़ाई में, मतलब काम करने में या फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में वो शायद वो भूल भी जाए, लेकिन उस एक समय जब आता है वो फिर उसको हीरो के बाहर निकालता है और फिर उसका अपना लाइफ का ब्लिस उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये काम करता है कला का। तो हम, इनफैक्ट आई फील every human being on this earth deserves this moment of art, deserves this engagement with art. जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हम सबको कोई ना कोई रुचि ज़रूर होनी चाहिए, कोई ना कोई इंटरेस्ट, हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ी है तो उसमें हम लोग जो बचपन में, एडोलेसेंस में और जो यंग एडल्टहुड में करते हैं, जो इंटरेस्ट वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, शायद जो
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला जो टाइम आता है उसमें भूल जाते हैं, पर एक वक्त ज़रूर आता है, लेट्स से रिटायरमेंट के बाद, तो हम वापस उसी एक्टिविटी में जाते हैं और उसे और बढ़ाते हैं। और ये कनेक्शन हमारा एक आर्ट फॉर्म से, किसी भी आर्ट फॉर्म से, किसी भी इंटरेस्ट फॉर्म से बहुत ज़रूरी है। ये सही तो है, ये सही है। ये एक स्पार्क हम में रहता है, और उस स्पार्क को बढ़ाने में हम इसे बचपन से ही जागरूक करके छोड़ सकते हैं। वो भले जले या ना जले, उस समय कहीं ना कहीं तो वो जलेगा, या हाँ वो खुद नहीं जलेगा, लेकिन कोई और अगर जलाता है तो उससे जुड़ जाता है। तो ये उसका काम करता है। जी, आपने कई बार ये टर्म यूज़ किया है कि कोई आर्ट किसी के दिल को छू गया, और वो या कोई इंस्पिरेशन था वो किसी के दिल को छू गया। तो इसी से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आर्ट और हार्ट का क्या कनेक्शन है? हाँ, ये भी बहुत सुंदर सवाल है आपका। हार्ट और आर्ट का क्या संबंध है? अगर हमारे में दिल नहीं होता तो आर्ट ही नहीं होता। समझिए कि आप दिल निकाल के बाजू रख दिए और आप एक दिमाग के साथ एक लेबोरेटरी में घुस जाएं, तो आप एक मैकेनिकल रोबो की तरह आप कुछ तो करोगे, लेकिन उसमें जो एक इमोशन होनी चाहिए, एक दर्द होना चाहिए, वो आपको मिसिंग है। तो अगर आपके दिल में, अगर आपके सीने में दिल है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको जागरूक करने के लिए काफी इमोशंस है हमारे आसपास। तो अगर वो कुछ बोलेगा, अगर दिल कुछ बोलेगा, तो हाथ उसका एक्सप्रेस करे। हाथ में सिर्फ स्किल है, सबके हाथ में स्किल है, कुछ ना कुछ करने की स्किल है, लेकिन दिल जब तक मानेगा नहीं, तब तक कला हाथ से निकलेगी नहीं। तो जब हाथ से कला निकलेगी तो किसी के आंख को भा जाएगी, वो उसके आंख से उसके दिल में उतर जाएगी। तो ये कनेक्शन आर्ट का हार्ट से हमेशा ही रहेगा। तो देयर इज नो डिनाइंग टू दिस, यू नीड टू हैव अ हार्ट टू क्रिएट योर आर्ट। बहुत सुंदर लाइन्स थी ये। यू नीड टू हैव अ हार्ट टू क्रिएट आर्ट। और इसी के साथ हमारा जो दिल है, वो हम काफ़ी जो इंस्पिरेशंस है वो हमारे हार्ट के थ्रू आती हैं, और हमारा ब्रेन है और हमारे जो हाथ हैं वो सिर्फ एक प्रकार के स्किल्स को सीख के उन्हें पेपर पे निकाल सकते हैं, पर वो जो इंस्पिरेशन है कि क्या निकालना है, वो तो सच में हृदय से ही आएगा, हमारे हार्ट से ही आएगा। और इसी के लिए हमारे दिल की बात सुननी बहुत ज़रूरी है हमें। और आजकल वो थोड़ा-सा कम होता जा रहा है। हम अपने हृदय से थोड़ा-सा कॉन्टैक्ट लूज़ करते हैं, और इसीलिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हमारी लाइफ में। जैसे कि काफ़ी लोग काफ़ी डिप्रेस हो रहे हैं, काफ़ी लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनका जो ये हार्ट का कनेक्शन है, उन्हें ट्रस्ट नहीं है कि उनका हार्ट इससे स्ट्रॉन्गर इमर्ज कर सकता है। और इसी के लिए हमारा जो हार्टफुलनेस का मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, वो अब हम अनुभव करेंगे। और आप हमारे रिलैक्सेशन के कमांड्स फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद हम कुछ मिनट ध्यान करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आराम से बैठ जाएं। कोई भी पोस्चर स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर ले आएं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं
और महसूस करिए कि धरती की ऊर्जा आपके पैरों से अंदर आ रही है और उन्हें आराम दे रही है। ऊर्जा ऊपर आपकी एड़ी, एंकल, हील्स को रिलैक्स कर रही है। ऊपर बढ़ते हुए आपकी काफ मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। ये ऊर्जा आपके घुटनों में प्रवेश कर रही है और ऊपर आपकी जांघों में जाते हुए आपके पूरे पैर को रिलैक्स कर रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पूरे पैर रिलैक्स्ड हैं। ऊर्जा ऊपर आपकी कमर की ओर बढ़ रही है। अब अपनी पीठ को आराम मग्न महसूस करिए। आपकी पीठ का नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। अब अपना ध्यान अपने पेट और छाती पे ले आएं। आपका सामने का पूरा एरिया यानी पेट और छाती की मसल्स को आराम मिल रहा है। ऊर्जा आपके शोल्डर्स में जा रही है और आपके शोल्डर्स को गहरा आराम मिल रहा है, मानो जैसे वो पिघल रहे हों। अब ये ऊर्जा आपके हाथों में प्रवेश कर रही है। आपके हाथों का ऊपर का हिस्सा, आपकी कोहनी, हाथों का नीचे का हिस्सा, आपकी हथेली, आपके पाम्स, आपकी फिंगर टिप्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। कोई भी टेंशन हो आपके हाथों से निकल रही है। अब अपना ध्यान अपने गले पे ले आएं। आपके गले में कोई भी तनाव या कोई भी स्ट्रेन हो उसे रिलीज कर दीजिए। आपके गले को आराम मिल रहा है। ये ऊर्जा ऊपर जा रही है आपके माथे में, आपका जबड़ा, आपका मुंह, आपके गाल, नाक, कान और आंखें आराममय हैं। आपकी आंखें बिल्कुल आराम से बंद हैं। अब ये ऊर्जा आपके सिर के शिखर में, आपके फोरहेड में प्रवेश कर रही है। अपने फोरहेड को आराम दीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स कर दीजिए।
ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स्ड है। यदि कोई भी तनाव हो तो आप उसे रिलीज कर दीजिए। अब अपना ध्यान अपने हृदय पे ले आएं। आपके हार्ट की मसल्स को आराम दीजिए। अपने हृदय के प्रकाश और प्रेम पर ध्यान दीजिए। आपका पूरा शरीर इस प्रेम और प्रकाश में मग्न है। अब हम इस विचार पर ध्यान करेंगे कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। Divine light is present in my heart and is attracting me towards it. यदि कोई भी विचार आए तो gently अपना थॉट वापस अपने हृदय पर ले आएं। इसी के साथ कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे।
जब भी आपको लगे कि आप तैयार हैं, आप आराम से अपनी आँखें खोल सकते हैं। आपका वीडियो ऑफ हो गया है। मैं वापस आ गई। उम्मीद है आपको ध्यान का ये अनुभव अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर है। आई एम श्योर जो भी जुड़े हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। क्योंकि आप भी हार्टफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, क्या आपको लगता है कि आपको भी हार्टफुलनेस ने किसी प्रकार में बेनिफिट किया है? मेरा जो बेनिफिट है मैं बयान ही नहीं कर सकूंगी, क्योंकि इतना जो बेनिफिट मुझे मिला है हार्टफुलनेस से, इट्स इन डिफरेंट स्मॉल एपिसोड्स। बहुत ही एक पीरियड था लाइफ में जहाँ पे बहुत ही तनाव था, बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव था। लेकिन आज वो तनाव ऐसे नहीं है कि चला गया, लेकिन आज मुझे हैंडल करना बहुत आसान है। और एक जरूर मैं ये बात बताऊंगी, मेरे पास दो बिल्ले हैं, बिल्ले थे दो, एक गुजर गया, स्नो और शैडो। सो स्नो बहुत ही बदमाश था और वो चला गया। ऊपर से हमने छठे फ्लोर पे रहती थी उस समय, अभी तो और ज्यादा ऊपर 14 पे हूँ। तो छठे से वो किसी तरह नीचे गिर गया। उस दिन तो मेरा रोना रुक ही नहीं रहा था, पता नहीं एक कोई जुनून जैसे मैं रो रही थी। तो हमारी एक फ्रेंड मेघना, जो जिनकी मदर इन लॉ ट्रेनर है, वो बोली कि इमीडिएटली आप सिटिंग ले लो। सो मैंने सिटिंग ले ली। वो दर्द जो दिन भर का था, वो एक सिटिंग से ऐसे लगा कि एक कांटा निकाला गया है मेरे अंदर से। जो इतना मैंने शोक मनाया, मतलब वो सारी जिंदगी का शोक था। तो उस दिन का मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और जिन जिन से मैं हार्टफुलनेस के बारे में बात करती हूँ, ये मैं बताते रहती हूँ कि वो जो सेंटर्डनेस, जो सेंटर्ड बनाता है ह्यूमन बीइंग को दिल के दौरान, वो किसी और चीज में मुझे नहीं मिला, मुझे कहीं नहीं मिला। लेकिन जो सुकून मुझे इससे मिलता है, हार्टफुलनेस प्रैक्टिस से, जो प्राणाहुति से मिलता है, वो बहुत ही, जैसे दादी बोलते हैं कि इससे एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस में ही आपको समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी बात है।
और मैं बहुत ही खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं हार्टफुलनेस से मुझे जुड़ा हुआ है। मतलब 4 साल ही हुए हैं, लेकिन बहुत ही मुझे आई मीन वर्ल्डली फायदे जैसे लगता है। इट्स लाइक अ टूल फॉर मी, इट्स लाइक अ टूल इन माय लाइफ where I can handle the most difficult situation on this earth. This is what I feel about heartfulness. धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। हम सभी दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वे आज ये वेबिनार देख रहे हैं और उम्मीद है आप लोग हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे अगले महीने। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं और हम अगले महीने मिलेंगे। शुभ रात्रि। धन्यवाद सारा, धन्यवाद सबका जो मैंने समय लिया है, सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू।